हेलो एवरीवन। तो हमने पढ़ी थी मनोविज्ञान की विधियाँ। ठीक है, तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया? उसमें हमने पढ़ ली निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, विकासात्मक विधि और व्यक्ति इतिहास विधि। और इनमें हमने डिफरेंस भी जान लिया, व्यक्ति इतिहास विधि में और विकासात्मक विधि में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हम आगे की जो हमारी 4 विधियाँ हैं वो बहुत ही मैं छोटे छोटे में बताऊँगी, क्योंकि वो आ जाती हैं कई बार। उसमें से 2-3 विधियाँ हैं जो पूछ ली जाती हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं, आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम उन मेथड्स के बारे में। तो उसमें जो पहला मेथड है वो है हमारा साक्षात्कार विधि। ठीक है, साक्षात्कार आपने नाम सुना होगा, जिसे हम साक्षात्कार को इंग्लिश में बोलते हैं हम इंटरव्यू, लेकिन यहाँ पे जो है उसका मीनिंग कुछ और है। देखिए, साक्षात्कार विधि में क्या होता है कि कोई भी एक जो प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड लोगों को ले लिया जाता है। मतलब जो मनोवैज्ञानिक करता है वो किसी समस्या से संबंधित लोगों से भेंट करेगा और फिर उन समस्या के जो बारे में जानकारी है उसको एकत्रित करेगा। ठीक है, मतलब कि लोगों का एक समूह होगा इसमें जो किसी विशेष समस्या से संबंधित होगा, और मनोवैज्ञानिक करता उस समूह से भेंट करेगा और फिर जो वो समस्या है उसके बारे में वो जानकारी एकत्रित करेगा। ठीक है, और फिर वो उसका अध्ययन करेगा। तो साक्षात्कार में सिर्फ इतना ही होता है। ठीक है, देखिए अगर मैं इसके सूत्र की बात, ये इतनी कोई टफ नहीं है, पूछ ली जाती है बहुत बार ये। इसका सूत्र ये है, विशेष समस्या से संबंधित व्यक्तियों से भेंट करना व जानकारी एकत्रित करना, इसका जो है सूत्र ही है। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं इसके गुणों की। देखिए जो इसके गुण है उसका गुण यही है कि मित्रवत संबंध स्थापित हो जाएंगे। बहुत ही छोटे से उसमें बता रही हूँ मैं आपको ये, क्योंकि मोस्टली लोगों को ही पता होगा। बस मैंने आपको एक वो दे दिया है अच्छे से, मतलब क्लू दे दिया है और आप समझ जाएंगे इससे। ठीक है, मित्रवत संबंध स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, एक ही प्रश्न को हम दोबारा पूछ सकते हैं। और सभी प्रकार के व्यक्तियों पर जो है ये लागू होती है। ठीक है गाइस, सभी प्रकार के व्यक्तियों पर लागू होती है। देखिए एक बार और देख लेते हैं इसको। इसमें किसी विशेष समस्या से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनसे मनोवैज्ञानिक कर्ता भेंट करेगा, फिर उसके बारे में जानकारी एकत्रित करेगा, देन वो उसका अध्ययन करेगा। ठीक है, इसमें जो हमारा इंट्रो मतलब जो भी हम क्वेश्चनिंग करेंगे वो फेस टू फेस बैठा के करेंगे, लोगों को उनसे जानकारी एकत्रित करेंगे और फिर हम किसी की भी व्यवहार का जो है उसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो इंटरेक्शन होगा वो फेस टू फेस होगा। ठीक है, इसके गुणों की बात करें तो मित्रवत संबंध, जब आमने सामने बैठेंगे तो भाई मित्रवत संबंध स्थापित हो जाएंगे। एक ही क्वेश्चन को हम दोबारा पूछ सकते हैं और सभी प्रकार के व्यक्तियों पर, जैसे कम बुद्धि वाला कोई व्यक्ति है या कुछ और किसी के साथ प्रॉब्लम है तो हम उसको सामने बिठाकर उसकी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी दोषों की, तो गाइस इसका दोष यही है कि तत्कालिक बुद्धि पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, तत्कालिक बुद्धि पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है और साक्षात्कार कर्ता के सामने कुछ व्यक्तियों को हिचकिचाहट होती है। समझ गए होंगे आप, मतलब कि हर कोई नहीं बोल पाता, हिचकिचाहट होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये सभी प्रकार के व्यक्तियों पर तत्कालिक बुद्धि पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। मतलब कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो आपको तुरंत ही उसको आंसर देना पड़ेगा, जो कि हर बार पॉसिबल नहीं होता। कई क्वेश्चन के आंसर हमें नहीं मिल पाते। ठीक है, दूसरा इसका दोष है कि साक्षात्कारकर्ता के सामने कुछ व्यक्तियों को हिचकिचाहट होती है। सभी लोग नहीं बोल पाते सबके सामने, कुछ व्यक्तियों को बोलने में हेजिटेशन फील होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी साक्षात्कार विधि। आप इसे सिर्फ ऐसे समझ लीजिए, मुझे लगता है इसमें कुछ नोट करने की ज़रूरत है। चलिए अब चलते हैं हम दूसरी विधि की तरफ। देखिए जो हमारी दूसरी विधि है वो इम्पॉर्टेंट है
समझ लीजिएगा उसको अच्छे से। ये है हमारी सांख्यिकी विधि, ठीक है। इसको हम वैसे बोलते हैं सर्वेक्षण विधि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सर्वे मेथड, ठीक है। इसको सर्वे मेथड भी बोलते हैं, या फिर इसको जो है हम सांख्यिकी विधि भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जो सर्वेक्षण विधि है या सांख्यिकी विधि है, इसमें होता क्या है। पहली बात तो ये एक पूर्णतः वैज्ञानिक विधि है, ठीक है। इसमें जो है किसी भी समस्या का परीक्षण करने के लिए ये अपनाई जाती है। आपको किसी भी समस्या का परीक्षण करना है तो आप इस विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किस टाइप में, मतलब देखिए कोई भी समस्या है उसका परीक्षण करने के लिए आप सांख्यिकी या सर्वेक्षण विधि का जो है वो प्रयोग करेंगे। फिर उससे जो आपको परिणाम प्राप्त होंगे, आप उनकी वैधता जांचेंगे, उनकी विश्वसनीयता जांचेंगे और देन उसके किसी परिणाम पर पहुंचेंगे। और फिर उससे जो हमें नियम या फिर सिद्धांत मिलेंगे वो सभी व्यक्तियों के लिए जो है वो उपयुक्त माने जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है क्या होगा, इसमें किसी समस्या के परीक्षण के लिए अपनाई जाएगी, परीक्षण के लिए इसको हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसे किसी समस्या के परीक्षण के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होगा कि आप बहुत सारा जो कोई भी हमारी एक प्रॉब्लम है उसका परीक्षण करने के लिए आप बहुत सारा जो डाटा है उसको कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद फिर हम उसकी जांच करेंगे, ठीक है। और उसकी जो जांच होगी वो केवल एक ही जो हमने सैंपल लिया हुआ है उस पूरे ग्रुप का हम एक सैंपल ले लेंगे, उसके ऊपर जांच करेंगे। तो वो जो हमारा सैंपल होगा ना वही इसमें मेन होगा, उससे हमें पता चलेगा जो हमने परीक्षण करा है वो वैध है, विश्वसनीय है या नहीं है, ठीक है। तो इसका जो मेन वो है पॉइंट, ये इससे जो प्राप्त परिणाम होते हैं वो वैध भी होंगे, विश्वसनीय भी होंगे, और जो इससे हमें परिणाम निकलेगा, जो भी नियम सिद्धांत होंगे वो उन सभी व्यक्तियों के लिए जिनका हमने समूह लिया है या फिर जितने भी हमने डाटा कलेक्ट करा है वो उनके लिए वो सारे ही उपयुक्त होंगे और वही माने जाएंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी सर्वेक्षण विधि, ठीक है। और इसके अगर हम गुण की बात करें तो इसका जो गुण है वो ये है कि इसमें समय व धन की बचत होती है, पूर्णतः वैज्ञानिक विधि है, ठीक है। और एक चीज़ और हो जाएगी, इसमें प्राप्त परिणाम वैध व विश्वसनीय होते हैं। प्राप्त परिणाम वैध व विश्वसनीय होते हैं, ठीक है। इसके दोषों की बात करें तो इसमें जो दोष है आप इसे व्यक्तिगत रूप से लागू नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक समूह बनाएंगे और उसका डाटा कलेक्ट करेंगे। सामूहिक रूप से ही लागू की जा सकती है, ठीक है। ठीक है, तो ये इसका एक दोष है। दोबारा से बता देती हूँ, सर्वेक्षण विधि को हम सांख्यिकी विधि भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी समस्या के परीक्षण करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं और इससे जो प्राप्त परिणाम होते हैं फिर उनकी वैधता और विश्वसनीयता को जांचते हैं, और फिर वो जो हमने ग्रुप इकट्ठा किया जिसका हमने डाटा कलेक्ट किया है उसके जो परिणाम प्राप्त हुए वो उससे जो हमें नियम मिला, जो हमें सिद्धांत मिला, हमें जो भी कुछ मिला वो उन सभी ग्रुप के लिए जो है वो उपयुक्त माना जाएगा। तो इसमें जो वो ग्रुप है उसमें से एक सैंपल ले लिया जाता है और उस पर जो है सारे परीक्षण करके देखे जाते हैं, तो वो सैंपल इंपॉर्टेंट होता है, उससे ही हम सारी जांच कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके जो गुण है वो ये है कि समय व धन की बचत होगी, पूर्णतः वैज्ञानिक विधि है, प्राप्त परिणाम वैध और विश्वसनीय होते हैं। और दोष इसका एक ये कि जब आप समूह के रूप में लागू करेंगे तो किसी एक व्यक्ति के ऊपर आप इसको लागू नहीं कर सकते, ठीक है। और एक बात और, ये जो है शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाली विधि है। शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे अधिक प्रयोग होती है ये वाली विधि,
ठीक है, तो इसका बस मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा, नोट करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। इसका बस नाम ही देख लीजिए, इसके दो नाम है, एक सर्वेक्षण और दूसरा सांख्यिकी विधि। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी विधि की। फिर है हमारी तुलनात्मक विधि। देखिए, तुलना से पता चल रहा है किसी भी दो चीज़ों की तुलना, मतलब उसका कंपैरिजन करना। तो इसमें क्या होगा कि समानता और असमानता वाले जो है वो दो समूह ले लिए जाएंगे, फिर उनकी तुलना करी जाएगी और फिर उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। जैसे मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए हमें दो समान आदत वाले व्यक्ति ले लिए और दो असमान आदत वाले व्यक्ति ले लिए, उसके बाद हम जो है उनकी वो करेंगे, कंपैरिजन करेंगे और उससे हमें जो भी परिणाम प्राप्त होगा फिर हम उसके व्यवहार का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जिसका सूत्र बनेगा वो यही है, समानता व असमानता वाले दो समूहों की तुलना। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आप व्यक्ति ले लीजिए, व्यक्तियों का एक समूह ले लीजिए, व्यक्ति ले लीजिए या फिर कोई पशु ले लीजिए, उनके व्यवहार का अध्ययन किया, उनमें तुलना की, उनमें क्या समानता है और क्या असमानता है, फिर उनके व्यवहार का अध्ययन कर लिया। ठीक है, या फिर आप ऐसा कीजिए, कोई विशेष वातावरण में रहने वाले बालक ले लिए जो किसी और वातावरण में रहते हैं, जैसे कहीं की जलवायु बहुत गर्म है और कहीं की बहुत ठंडी है, फिर उनमें दोनों जो बच्चे हैं उनका कंपैरिजन किया और फिर जो उनमें हमें डिफरेंस मिला, फिर हमने उनके व्यवहार का अध्ययन कर लिया। ठीक है, ऐसे ही आप बहुत सारे, जैसे लड़कों का समूह ले लिया, लड़कियों का समूह ले लिया, क्या उनमें समानताएं हैं, क्या उनमें असमानताएं हैं, फिर उनके व्यवहार का अध्ययन किया। तो इसमें जो है वो टोटल जो है एक कंपैरिजन बेस्ड विधि है, क्योंकि तुलनात्मक इसका जो है नाम है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें यही है कि दो जो असमान या फिर समान ग्रुप के जो व्यक्ति होते हैं उनके व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं तुलनात्मक विधि के गुण। ठीक है, देखिए तुलनात्मक विधि के गुण में क्या आ जाएगा कि जिन प्रयोगों को आप मानव पर नहीं कर सकते उन्हें पशुओं पर लागू किया जा सकता है। ठीक है, लागू किया जा सकता है और उनकी उपयोगिता का पता लगाया जा सकता है कि वो मानव पर लागू करने वाला प्रयोग है, मतलब उसके लायक है या फिर नहीं। ठीक है, उसकी उपयोगिता का हम पता लगाएंगे। ठीक है, देखिए ये इसका एक गुण हो गया, समझ में आ गई होगी आपको, जैसे कि तुलनात्मक विधि। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी दोष की। इसका जो दोष है, दोष इसका यही है कि जो पशुओं पर लागू किए गए सिद्धांत हैं, पशुओं पर लागू किए गए सिद्धांत आवश्यक नहीं है कि मानव के ऊपर लागू हो। ठीक है, यही है, कहने का मतलब यह है कि जिन प्रयोगों को आप पशुओं के ऊपर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो मानव के ऊपर भी लागू हो जाए। ठीक है, तो तुलनात्मक विधि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको बहुत थोड़े में बताया ये। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट मेथड। देखिए, नेक्स्ट मेथड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है, आपको बाद में भी साइकोलॉजी में बहुत काम आएगा और बहुत बार इसके बारे में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हम केवल मेथड देखेंगे, उसके बाद जब इसका टॉपिक आएगा मैं आपको ब्रीफ में बताऊँगी। ओके, तो नाम है उसका मनोविश्लेषणात्मक विधि। ठीक है, देखिए मनोविश्लेषणात्मक में पता चल रहा होगा कि इसमें मन का कुछ है और फिर उसको विश्लेषण किया गया है। ठीक है, तो जो ये मनोविश्लेषणात्मक विधि है, पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो मनोविश्लेषणात्मक विधि है, ये आपकी दी है सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक हुए हमारे सिगमंड फ्राइड, नाम सुना होगा आपने फ्राइड का। इन्होंने इस विधि को दिया है। देखिए, इन्होंने क्या बताया कि कोई भी जो व्यक्ति होता है उसके मन में, उसका जो मन है उसमें एक अचेतन मन होता है। अचेतन मन में उसकी सभी दमित इच्छाएं या फिर उसकी अतृप्त इच्छाएं, जो उसकी पूरी नहीं हुई है इच्छाएं, वो उसके मन में रहती हैं।
ठीक है। और जो वो इच्छाएं हैं वो मानव के व्यवहार को कभी ना कभी कहीं ना कहीं प्रभावित करती ही करती हैं, जिसका जो प्रभाव है वो मानव के व्यवहार पे पड़ेगा। तो उन दमित इच्छाओं या अतृप्त इच्छाओं को पहले जान लीजिए और फिर उसका निराकरण कीजिए, या फिर उसका मार्गांतरीकरण कर दीजिए, या फिर उसका परिष्कार कर दीजिए। ठीक है। इन्होंने बताया कि जो भी किसी के मन में, किसी भी व्यक्ति के मन में या जो असामान्य व्यवहार कर रहा है उसके मन में दमित इच्छाएं होती हैं, कुछ अतृप्त इच्छाएं होती हैं, जिनके कारण वो मानव के व्यवहार पर जो है, मानव के व्यवहार पर वो प्रभाव डालती हैं और उससे मानव का व्यवहार जो है वो इफेक्टेड हो जाता है। तो फिर हमें उनको जानना है पहले और उसके बाद उसका हमें परिष्कार करना है, या फिर हमें उसका मार्गांतरीकरण, मतलब या तो हम उसको बदल दें, उसे समझा के अच्छी तरह, उसकी साइकोलॉजी को अच्छी तरीके से समझ के और उसको बदल दें, उसकी इच्छाएं को कोई दूसरा रूप दे दें, या फिर हम उसका परिष्कार कर दें, या फिर हम उसके बारे में जो है उसको बिल्कुल हटा दें उसके मन से। मतलब तो सिगमंड फ्राइड ने ये बताया था कि व्यक्ति के मन में दो प्रकार के मन, उन्होंने बताया एक चेतन होता है, एक अचेतन होता है। ठीक है। तो अचेतन मन में बहुत सारी जो है उसकी दमित इच्छाएं रहती हैं और उन्हीं के कारण उसका व्यवहार जो है वो इफेक्टिव होता है। ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट विधि है कि व्यक्ति के मन में, अचेतन मन में बोलेंगे यहाँ पे, अचेतन मन में दमित या अतृप्त इच्छाओं को जानकर उनका परिष्कार या मार्गांतरीकरण करना। ठीक है। मतलब उनको बदल देना। यही है इसका, फ्राइड ने जो दिया है वो यही है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में अचेतन मन होता है, सभी की कुछ अतृप्त इच्छाएं होती हैं, दमित इच्छाएं होती हैं और वो कभी ना कभी व्यवहार को इफेक्टिव करती हैं और जिससे जो व्यक्ति का व्यवहार है वो असामान्य व्यवहार होने लगता है। तो हमें उनको जानना है और फिर उनका मार्गांतरीकरण करना है। ठीक है। इससे पता चलता है कि ये जो विधि अप्लाई होगी, ये विधि अप्लाई होगी असामान्य व्यवहार करने वाले व्यक्तियों पर। ठीक है। ये जो विधि अप्लाई होगी वो असामान्य व्यवहार करने वाले व्यक्तियों पर अप्लाई होगी। ठीक है गाइस। तो अभी हम इसके बारे में केवल इतना ही जान लेते हैं, आगे मैं आपको इसको ब्रीफ करके बताऊंगी। जब इनका एक टॉपिक है अलग से, उसके बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको इसको ब्रीफ करके बताऊंगी। ठीक है। इसके जो गुण हैं वो यही है कि अचेतन व चेतन दोनों मन के बाद पता चल जाता है व्यक्ति का। ठीक है। मानसिक रोगियों के लिए अधिक उपयोगी है ये। मानसिक रोगी के लिए। ठीक है गाइस। और अगर हम इसके दोष की बात करें तो इसका दोष यही है, समय अधिक लगता है। ठीक है। और जो मनोवैज्ञानिक करता है वो इस विधि में दक्ष होना चाहिए, इसको कोई भी व्यक्ति ट्राई नहीं कर सकता। बहुत अच्छी जानकारी जो मनोवैज्ञानिक करता रखेगा वो कर सकता है। ठीक है। ठीक है। ये इसका एक दोष हो जाएगा। ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। मनोविश्लेषणात्मक विधि सिगमंड फ्राइड ने दी है और ये असामान्य व्यवहार करने वाले व्यक्तियों पर लागू होती है। इन्होंने बताया कि व्यक्ति के अचेतन मन में दमित या अतृप्त इच्छाओं को जानकर उनका परिष्कार या फिर मार्गांतरीकरण कर देना। ठीक है। तो इसके गुण हैं और ये दोष हैं। अगर आप इसमें कुछ नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है। तो गाइज़ ये थी हमारी मनोविज्ञान की कुछ विधियाँ जो मैंने आपको बताई हैं। ये इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन हमेशा इसमें से लगता ही है, चाहे कोई सा भी टीचिंग का एग्ज़ाम हो। ठीक है। तो ये थी मनोविज्ञान की विधियाँ। मैं आशा करती हूँ ये आपको समझ में आई होंगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, मैं सॉल्व करने की उससे पूरी कोशिश करूँगी। तो अब हम कल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विकास व अभिवृद्धि, जो कि आपके यूपी टेट के सिलेबस में आई थिंक फर्स्ट टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं बहुत अच्छी तरीके से कुछ नहीं छोड़ेंगे, हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे उसको। ओके। तो फिर हम उसको पढ़ेंगे अब हम कल। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए। अब चलिए मिलते हैं कल।